हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम यूपीएससी और यूपीपीसीएस मेंस आंसर राइटिंग सीरीज का डिस्कशन कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हमारा 27वां दिन है जिसमें हम जीएस पेपर 4 के एक प्रश्न को उठाएंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि इसका कैसे सॉल्यूशन करना है। तो आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना कि यदि आपने अब तक सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है तो कृपया इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, अन्य दोस्तों से शेयर करें और जो इसका मॉडल आंसर है, इसके मॉडल आंसर की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप t.me/UPSC हिंदी विद गौरव को ज्वाइन करें। और दोस्तों, जो महत्वपूर्ण बात है कि जो ये आंसर राइटिंग सीरीज चलेगी और जो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बातें करते हैं, जो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर पूछते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड कि इसमें कैसे पॉइंट होने चाहिए, ये मैं हर अगले दिन जब मैं अगला आंसर या क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा तो मैं उसको चर्चा कर दूंगा। और अभी यूट्यूब की एक पॉलिसी है कि कुछ मिनिमम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर के बाद वो लाइव वीडियोस को अलाउ करते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि जब वो मिनिमम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो जाएं तो मैं वीकेंड पे कम से कम एक लाइव क्लास 20 मिनट की कोशिश करूंगा जिसमें हम जो भी चीज़ें आपके डाउट्स होते हैं, जो भी चर्चाएँ होती हैं, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आते हैं हम सीधे अपने प्रश्न पे। और कमेंट सेक्शन में कई डाउट पूछे गए थे, पहले उसको देख लेते हैं। एक डाउट ये पूछा गया था पेपर 4 को लेके कि पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, जब मैं 2018 में मेंस लिखता था तो उस समय भी मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेता था और मैं आपको शो करूंगा। मैंने उस बार 4 टेस्ट लिखे थे, जनरली केवल 4 टेस्ट जीएस के लिखे थे, विजन आईएएस के, और उसमें मुझे 90 से 95 मार्क्स ही मिले थे। उसके कारण ये है, आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करते हैं फिर भी मार्क्स नहीं आता है। जो पहली बात होती है कि आप कीवर्ड का यूज हो सकता है नहीं कर रहे हो। कीवर्ड जो कि जीएस पेपर 4 का है, जीएस 3 का अलग है, जीएस 2 के कीवर्ड्स अलग हैं। जीएस पेपर 4 के अगर मैं कीवर्ड्स की बात करूं तो हर प्रश्न में आपको जो मूल्य है, सिविल सेवा के जो मूल्य हैं उसको दिखना चाहिए। जो प्रश्न है आपका, अगर जीएस पेपर 4 की मैं बात करूं तो उसको करंट अफेयर से हमेशा लिंक्ड होना चाहिए। अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से आज देखेंगे तो करंट अफेयर से लिंक्ड होना चाहिए। कुछ खास विशेषताएं होती हैं। इसके अलावा जो अच्छे मार्क्स लाने का एक और जो मेथड होता है, उसके अलावा आपको क्या करना होगा, जो 2 पेज अगर यूपीएससी देती है आपको तो 2 पेज ऊपर से नीचे तक भरा होना चाहिए, क्योंकि कॉपी का भार जो होता है वो भी आपके लिए मार्क्स गेनर होता है। तो आपको 2 पेज कोशिश करें, अपने फॉन्ट को उतना बड़ा कर दें, उतना छोटा कर दें कि एटलीस्ट आपके जो 2 पेज हैं वो कंप्लीट भर जाएं, थोड़ी सी जगह ही केवल बची रहे। तो ये भी अच्छे मार्क्स लाने के लिए एक महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल इफेक्ट का काम करता है। दूसरी बात, कई लोग पूछते हैं कि आंसर राइटिंग स्पीड कैसी बढ़ाएं, मतलब लेखन का जो कला है उसकी स्पीड कैसी बढ़ाएं। तो इसके बारे में सुझाव देना चाहूंगा। मैं बार बार आपसे कहता रहता हूं, शॉर्ट नोट्स बनाएं। शॉर्ट नोट से 20-20 शब्दों के जो डिफिनीशन है उसको याद रखें। डिफिनीशन याद रखने से क्या होता है, जैसे प्रश्न आता है, अगर प्रश्न आते ही आपको इंट्रोडक्शन और निष्कर्ष में सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, ठीक है, ये 2 चीज जो है इसमें आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तो आपकी आंसर राइटिंग की स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। दूसरा, मैं क्या करता हूं, आप यहां पे देख सकते हैं, मैंने शीरो रेखा एक भी चीज में नहीं खींची है, तो इस वजह से भी स्पीड बढ़ जाती है। और तीसरी चीज जो बात करूंगा, रेगुलर प्रैक्टिस। अगर आप आंसर राइटिंग की ढेर सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी आपकी आंसर राइटिंग की स्पीड बढ़ जाती है। एक स्पेशल मैं वीडियो इस पे बनाने वाला हूं कि आंसर राइटिंग के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या चीजें आंसर राइटिंग में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। मैं एक स्पेशल वीडियो में इसको शेयर करूंगा, लेकिन तब तक के लिए जो आपके क्वेश्चन है मैं रेगुलर बेसिस पे कोशिश करूंगा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिस्कशन कर लें। तो आज के हम अपने प्रश्न में आते हैं। गिवन बिलो आर द कोटेशंस ऑफ मोरल थिंकर्स, फिलोसफर, ब्रिंग आउट व्हाट दे मीन टू यू इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। तो देखिए, आज से मैंने सोचा है नया प्रारूप रहेगा हमारा जो आंसर राइटिंग का डिस्कशन है, और मैं आपको क्या करूंगा, जो सिलेबस है उससे कनेक्ट करके हर प्रश्न को दिखाने का प्रयास करूंगा। तो आप देख रहे होंगे यहां पर आपके सामने जीएस पेपर 4 का सिलेबस है और यहां पर आप देखिए जो ये है प्रश्न, वो इसके 5वें हिस्से, जो जीएस पेपर 4 का 5वां हिस्सा है, भारत और विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों का योगदान, ठीक है, इससे यह प्रश्न उठा के पूछा गया है। और आप अगर प्रश्न को देखें तो प्रश्न में क्या पूछा गया है, देखिए यही चीज, नेल्सन मंडेला का एक कथन दिया गया है। और क्या कह रहे हैं नेल्सन मंडेला, राष्ट्र का आकलन इस बात से नहीं किया जाना चाहिए कि वह अपने श्रेष्ठतर नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है, बल्कि इस बात से किया जाना चाहिए कि वह अपने निम्नतर नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है। नेल्सन मंडेला का एक कथन है।
ठीक है। अब ऐसे जो भी कथन वाले, जो विचारकों या दार्शनिकों के जो उदाहरण वाले क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, पार्ट 1 हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। आप देखे होंगे, आपने देखा होगा, अगर आप रेगुलर ये जो वीडियो जो आंसर राइटिंग का है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो शुरू के चौथे 5वें वीडियो में ही मैंने एक प्रश्न इसी तरह के उदाहरण का डिस्कशन किया था। तो आज इसी का दूसरा प्रश्न है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस चीज को सोचते हैं। तो आप पहले इस बात को सोचिए, कहना क्या चाह रहा है। एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं। अभी कोरोना महामारी चल रही है और कोरोना महामारी में आप देखे होंगे कि वंदे भारत मिशन चलाया जा रहा है, जो कि विदेशों में फंसे हमारे नागरिक हैं उनको भारत में ले आया जा रहा है। और कई लोग कहते हैं कि जिनका भारत जिनको अच्छा नहीं लगता था, उनके लिए भारत सरकार ये काम कर रही है, उनको विदेशों से भारत ले आ रही है। और आपने न्यूज में देखा होगा, जो मजदूर हैं, ठीक है, मजदूर पैदल चलने पर विवश हैं। तो ये कथन समझ लीजिए ऐसी चीजों को बता रहा है कि राष्ट्र का आकलन अपने श्रेष्ठतर नागरिकों से कैसा व्यवहार है उससे नहीं देखा जाएगा। यानी आप मुकेश अंबानी के साथ व्यवहार कर रहे हैं ऐसा नहीं देखा जाएगा। जो एक सबसे निचले पायदान पे, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो रामू काका विद्यमान है, उनके साथ राष्ट्र कैसा व्यवहार कर रहा है, जो एक विधवा महिला विद्यमान है उसके साथ राष्ट्र कैसा व्यवहार कर रहा है, कहीं उसकी विच हंटिंग तो नहीं हो रही है, ठीक है, उसको ये बताता है कि राष्ट्र उसके माध्यम से देखा जाना चाहिए। अब आप कथन एक बार समझ चुके होंगे। अब मैं अगर कहूं, ये जो कथन है ये गांधी जी के अंत्योदय सिद्धांत को भी बताता है। गांधी जी अपने अंत्योदय सिद्धांत में क्या कहते हैं? अंतिम व्यक्ति का उदय, गांधी जी ये कहते हैं। तीसरी चीज आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो कथन है वो समावेशी विकास को भी कहता है। समावेशी विकास से तात्पर्य ही क्या है? समावेशी विकास से तात्पर्य है कि समाज के अंतिम पायदान पर स्थित व्यक्ति को भी विकास के हिस्सेदारी को प्राप्त होना। तो आप कह सकते हैं ये कथन आप अगर समझें, मैं 2 लाइन में इस कथन को शॉर्ट आउट करूं तो ये कथन क्या कह रहा है? समावेशी विकास से ही राष्ट्र की प्रगति का आकलन किया जा सकता है। ठीक है, ये बात आपको प्रश्न पढ़ के अब मुझे लगता है समझ में आ चुकी होगी। अब हम देखते हैं इस आंसर का हमारा दृष्टिकोण क्या होगा। तो दृष्टिकोण देखिए, भूमिका में आप कथन का संदर्भ बता सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे बता सकते हैं, उपरोक्त कथन। अच्छा देखिए, एक जो एरर होती है जनरली, ये कथन आपको दोबारा से लिखना नहीं है। ठीक है, आपको केवल ये कहना है नेल्सन मंडेला का उपरोक्त कथन, या तो आप ऐसे लिख दें समावेशी विकास की अवधारणा को व्यक्त करता है, या फिर आप चाहें तो ऐसे लिख दें गांधी जी के अंत्योदय सिद्धांत से साम्य रखता है। और मैंने यहाँ पे गांधी जी के अंत्योदय सिद्धांत को रखा है, क्यों? क्योंकि जीएस पेपर 4 का देखिए फिर से कीवर्ड दार्शनिक लिखा है ना, आपने अभी सिलेबस देखा होगा, दार्शनिकों के योगदान। और भारत के सबसे बड़े दार्शनिक अगर वर्तमान युग में देखा जाए तो कौन है? महात्मा गांधी। तो मैंने उनका यूज इंट्रोडक्शन में किया है। जो लोग कह रहे हैं कि मार्क्स नहीं आ रहे हैं, इन चीजों पे खास करके उनके जो कान हैं उनको तुरंत खोल लेना चाहिए, कान के पर्दे तुरंत खुल जाने चाहिए, और इन चीजों को उन्हें पॉइंट आउट करना होगा कि कैसे कीवर्ड का यूज करें। तो मैंने भूमिका में कथन का संदर्भ दिया। मुख्य भाग में क्या पूछा है, देखिए आप प्रश्न को वापस स्पष्ट कीजिए, वर्तमान संदर्भ में आपके लिए क्या निहितार्थ है, यानी इस कथन का इंप्लीकेशन क्या है, ये कथन कहना क्या चाह रहा है, उस बात को आपको समझाना है वर्तमान संदर्भ में। निष्कर्ष, जो कथन में बात कही गई है, जो छुपी हुई बात है, वो कैसे प्राप्त किया जाए उसको आप निष्कर्ष में बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा किया जाएगा तो समावेशी विकास, अगर मैं कुल मिला जुला कहूं, समावेशी विकास इन चीजों से प्राप्त किया जा सकेगा। तो देखिए मैंने इंट्रोडक्शन कैसे लिखा, नेल्सन मंडेला का उपरोक्त कथन महात्मा गांधी, इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर दें, इनको भी इन्वर्टेड कॉमा में कर दें, कि अंत्योदय, मैंने अंत्योदय को एक्सप्लेन किया है एक लाइन में बस, समाज के अंतिम पायदान पर स्थित व्यक्ति का सशक्तिकरण। ठीक है, आप चाहें तो लिख दें समावेशी विकास आधारित आकलन से साम्य रखता है। ठीक है, सीधी बात है, जो राष्ट्र की प्रगति है, मैंने सीधे ही कहा नेल्सन मंडेला का उपरोक्त कथन राष्ट्र की प्रगति को आंकने वाले, चाहे वह महात्मा गांधी का अंत्योदय का सिद्धांत हो, आप चाहें तो उसको समावेशी विकास से भी लिख सकते हैं। तो मैंने इंट्रोडक्शन में ये बताया, देखिए 20 शब्दों में इंट्रोडक्शन लगभग समाप्त हो रहा है। वर्तमान निहितार्थ पूछा है, मैंने एक हेडिंग डाल दिया कि वर्तमान निहितार्थ क्या है। देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है मैंने समावेशी विकास ही लिखा है। मैंने कहा समावेशी विकास आधारित विकास करते हुए वृद्ध, दलित, महिलाओं आदि वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने हेतु। ठीक है, यानी जो उपरोक्त कथन का निहितार्थ पहला होगा वो कैसे होगा कि अगर हम समाज की प्रगति का आकलन इस आधार पर करेंगे तो क्या हो सकेगा, जो ये वंचित वर्ग हैं, आपको ये देखिए कीवर्ड दिख रहा होगा वंचित वर्ग, आप चाहें तो इसको अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं हाशियाकृत वर्ग। ठीक है, हाशियाकृत वर्ग, शायद इंग्लिश में इसको साइड, ये हाशिया होता है किनारे, कॉपी का हाशिया, देखिए लिखा भी है यहाँ पे, आप देखेंगे ये यूपीएससी की ओरिजिनल कॉपी है और यहाँ पे लिखा हुआ है उम्मीदवारों को हाशिया में नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, मार्जिनल, ये यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है मार्जिन। तो जो मार्जिनल
समाज का जो मार्जिनल लोग हैं, मार्जिनल क्लास है, उसको आप कैसे मुख्य धारा में लाएंगे, वो इस कथन का निहितार्थ है। दूसरा निहितार्थ मैंने क्या बताया, देखिए करंट अफेयर से जोड़ा है। मैंने बताया ऑक्सफैम के अनुसार 1% अमीर भारतीयों के पास 73% धन संसाधन है, यानी भारत में असमानता चरम पर है। इसे समाप्त करने हेतु भी कथन का बहुत निहितार्थ है, यानी जो कथन है इसका इंप्लीकेशन यहां पर भी है कि असमानता को भारत में समाप्त करना है, और मैंने एक ऑक्सफैम की रिपोर्ट को यहां पे कोट कर दिया। फिर मैंने क्या समझाया, देखिए जनरली एक सिविल सर्विसेज से यह अपेक्षा की जाती है, मैं आपको फिर से बताऊं, जैसे मैंने इसीलिए शुरू में कंट्राडिक्टरी एग्जांपल दिया था, मैंने दूसरा तरीका दिखाया था सिक्के का जो दूसरा पहलू होता है। एक सिक्का है, एक साइड हेड होता है और दूसरी साइड टेल भी होता है। सिक्के का एक पहलू क्या था, मैंने दूसरी तरह से आपको दिखाया कि जो देश से प्यार नहीं करते हैं, देश उनसे प्यार कर रहा है, और जो देश से प्यार करते हैं यानी जो राष्ट्र का निर्माण करते हैं, वो पैदल जाने पे मजबूर हैं। लेकिन इसका दूसरा एक सिक्के का जो दूसरा पहलू है, जिसको हम कह सकते हैं पॉजिटिव पहलू, और जो एक लोक सेवक से उम्मीद की जा सकती है कि वो इन चीजों को समाज में ध्यान देगा, वो हमेशा पॉजिटिव बना रहेगा, संकट के समय में भी वो पॉजिटिव बना रहेगा, उस पहलू को आपको यहां पे उजागर करने का प्रयास करना होगा। तो देखिए मैंने क्या लिखा, वर्तमान कोरोना महामारी में भारत लीडर बनकर उभरा है। मैंने ये बताया कि ये लीडर बनकर भारत उभरा है। वंदे मातरम मिशन के द्वारा न केवल विदेशों में फंसे भारतीयों को, बल्कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से गरीब मजदूरों का भी ध्यान रखा गया है। तो आप इस बात को ध्यान दें, मैंने पॉजिटिव चीज को यहां पर दिखाया है। आप देखे होंगे भाई, ठीक है कुछ मजदूर, कुछ क्या, मैं किसी संवेदनहीन नहीं हूं, बिल्कुल मैं मान रहा हूं कि कुछ समस्या है भारत में और मजदूरों को इस समय काफी संकट का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जो पॉजिटिविटी है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं, आपको आंसर राइटिंग में उस पर फोकस करना होगा। आप लेफ्टिस्ट राइटिस्ट थिंकिंग से आंसर नहीं लिखेंगे, आपको बैलेंस अप्रोच में आंसर लिखना होगा। फिर मैंने जो चौथा पॉइंट लिखा, लोकतांत्रिक भारत को एक सहिष्णु समाज, इस सहिष्णु समाज क्या है, एथिक्स का पेपर 4 का कीवर्ड है, तो इसको नोट करते रहें जो लोग आंसर राइटिंग में चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स आए, के रूप में स्थापित करने हेतु, ताकि अल्पसंख्यक, दलित एवं पिछड़े वर्ग के विकास के भागीदार बन सकें। ठीक है, पिछड़े वर्ग विकास के भागीदार बन सके। उदाहरण प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, तो यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय एक प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम चलाता है, इसको पहले कुछ और नाम से जाना जाता था, जो भी हो। तो इस बात को मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये जो समावेशी विकास या फिर जो नेल्सन मंडेला का कथन है, उसका एक निहितार्थ क्या है कि लोकतांत्रिक भारत एक सहिष्णु समाज भी बन सके। और सहिष्णु समाज बनने का मतलब अल्पसंख्यकों, दलितों एवं पिछड़ों वर्गों के प्रति क्या हो, एक संवेदना हो, संवेदनशीलता हो, सहिष्णुता हो, भाईचारा हो, ठीक है, प्रेम हो। मैंने उस चीज को यहां पर उल्लेख करने का प्रयास किया है। तो मैंने 4-5 पॉइंट लिख दिए, और एक अगर एथिक्स के एक क्वेश्चन में आप 3-4 एग्जाम्पल डाल देते हैं तो मोर देन एनफ है, और 5 से 5.5 मार्क्स आपको इजिली मिल जाएंगे। अब मैंने निष्कर्ष लिखा, निष्कर्ष क्या लिखा, स्पष्ट है कि भारतीय संविधान में वर्णित सामाजिक न्याय, गांधी जी के न्यासिता सिद्धांत एवं सतत विकास की अवधारणा पर अमल करके समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, तथा नेल्सन मंडेला भी इसी बात को कहते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं नेल्सन मंडेला का कथन भी इस बात को मानता है। देखिए मैंने निष्कर्ष को क्या लिखा, मैंने आपको एक बार 1 सेकंड में निष्कर्ष वापस एक्सप्लेन करता हूं। देखिए मैंने यहां पे बताया था कैसे पाया जाए, समावेशी विकास की अवधारणा थी, प्रश्न में यही पूछ रहा था कि राष्ट्र का आकलन समावेशी विकास से हो सकेगा। तो मैंने बताया कैसे पाएंगे, यदि हम संविधान में वर्णित सामाजिक न्याय को प्राप्त कर लें, गांधी जी के न्यासिता सिद्धांत यानी जो ट्रस्टीशिप है, गांधी जी का ट्रस्टीशिप आपने देखा होगा, ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल, उसको यूज करें, एवं सतत विकास की अवधारणा को यूज करें। मेरे कहने का यहाँ पे ये मतलब था, अगर आप गुड अर्थ देखें जिसको मैं पहले लिखा, फिर बाद में जब मैं अपने आंसर को करेक्ट कर रहा था तो मैंने इसको हटा दिया था। बेसिकली ये जो सिद्धांत है कि राष्ट्र के अंतिम पायदान पर व्यक्ति को भी विकास में भागीदार माना जाए। आप चाहें तो इस बात को भी उल्लेख एक जगह एक एग्जाम्पल में कोट कर सकते हैं कि केवल मानव पे ही नहीं, राष्ट्र की प्रगति का आकलन मानव के साथ उसकी प्रकृति जो नेचर है, आप कह सकते हैं जो जीव जंतु हैं, उनके ध्यान रखने में भी देखा जाना चाहिए। तो आप इसमें एक एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जिसको मैं प्रकृति के नाम से बोल रहा हूं। तो मैंने वही बताया कि नेल्सन मंडेला भी इस बात को कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव भी दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो भी बताएं। इसके अलावा जो मेरे कहने का ये मतलब है कि आपके जो डाउट्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में आप दें, उसके मैं उससे दूर करने का प्रयास करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ आज का हम लेक्चर समाप्त करते हैं। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक सब्सक्राइब कराएं।
धन्यवाद।